हाय गाइस, आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ग्रामर एंड हाउ अ सेंटेंस बी फॉर्म्ड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। डिवीज़न ऑफ ग्रामर। देयर आर 4 ग्रेट डिवीज़न ऑफ ग्रामर। ग्रामर को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है: ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटैक्स एंड प्रोसोडी। सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी ट्रीट्स ऑफ लेटर्स एंड द मोड ऑफ कंबाइनिंग देम इनटू वर्ड्स। ऑर्थोग्राफी अक्षरों के लिखने का प्रबंध तथा उन्हें शब्दों में संयोजित करने का तरीका होता है। कोई भी वर्ड्स किस प्रकार राइट किए जाएंगे और उन्हें किस प्रकार कंबाइन किया जाएगा प्रॉपर ऑर्डर में, इसके बारे में स्टडी करने के लिए ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत स्टडी की जाती है। एंड द सेकेंड इज एटमोलॉजी। Etymology treats of the various classes of words and the change they undergo. Etymology शब्दों के वर्गों और उनके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रबंध करता है। Etymology के अंतर्गत विभिन्न शब्दों के वर्ग, उनके टाइप्स और उनके द्वारा किए जाने वाले जो चेंजमेंट होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए हमें एटमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करना होता है। एंड द थर्ड इज सिंटैक्स। Syntax treats of the connection and arrangement of the words into a sentence. Syntax वाक्य के शब्दों के संबंध और व्यवस्था को प्रबंधित करती है। And the fourth is prosody. What is prosody? Prosody treats of the manner of speaking and reading and the different kinds of verses. प्रोसोडी जो होती है वो बोलने और पढ़ने के तरीके और विभिन्न प्रकार के पद्यों का व्यवहार करती है। मतलब प्रोसोडी के अंतर्गत हम बोलने और पढ़ने के तरीके के बारे में पढ़ते हैं। एंड इन ग्रामर द 3 फर्स्ट मेंशन्ड कंसर्न अस मोस्ट। जो पहले 3 बताए जा चुके हैं, पहला कौन सा है? ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी एंड सिंटैक्स। ये ग्रामर में बहुत ही उपयोगी हैं और ग्रामर के लिए यही 3 उपयोग किए जाते हैं। जो चौथा है जिसको हम प्रोसोडी बोलते हैं, वो बोलने और पढ़ने के लिए उपयुक्त माना जाता है। सबसे पहले हम ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत अक्षरों के लिखने और शब्दों में संयोजित करने के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं अक्षरों के बारे में, यानी लेटर्स के बारे में। व्हाट इज़ लेटर? लेटर इज़ अ मार्क और कैरेक्टर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन अंडरस्टैंडेबल साउंड। लेटर एक ऐसा वर्ड या चिन्ह होता है जिसका उपयोग एक समझने योग्य साउंड के बारे में, यानी ध्वनि के बारे में वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो हमारे लेटर्स होते हैं वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड होते हैं। अ वॉवेल इज़ अ लेटर विच मेक्स अ क्लियर साउंड। वॉवेल हमारा क्या होता है? एक ऐसा लेटर होता है जो एक क्लियर साउंड देता है बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा ही। एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स कैन नॉट बी साउंडेड विदाउट द एड ऑफ वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट बिना वॉवेल्स की सहायता के एक क्लियर साउंड नहीं दे सकते हैं। द वॉवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू एंड समटाइम्स डब्ल्यू एंड वाई। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू एंड कभी कभी डब्ल्यू और वाई भी यूज किए जाते हैं। बट कब? व्हेन दे डू नॉट बिगिन अ वर्ड और सिलेबल। जब वो किसी भी सिलेबल या वर्ड से स्टार्ट नहीं होते हैं तब उन्हें वॉवेल्स में गिना जाता है। और अब पढ़ लेते हैं सिलेबल्स एंड वर्ड्स के बारे में। व्हाट इज सिलेबल? अ सिलेबल इज अ डेफिनिट साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल एफर्ट। सिलेबल एक एकल प्रयास द्वारा निर्मित एक निश्चित ध्वनि होती है। अर्थात जब हम कोई प्रयास करते हैं, किसी वर्ड को बोलने का प्रयास करते हैं और एक बार में जब उस वर्ड को बोल देते हैं तो वो हमारा 1 सिलेबल हो जाता है। जैसे हमने बोला सेल, पिग, डॉग। और अगर हम लॉन्ग वर्ड बोलते हैं, जैसे बोलते हैं अनकाउंटेबल, तो उसको हम कैसे बोलते हैं? पहले बोलते हैं अन, पहला प्रयास क्या हुआ? अन। अन मतलब एक सिलेबल हो गया, काउंट दूसरा सिलेबल हो गया, एंड एबल तीसरा
सिलेबल हो गया। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल पर कितने सिलेबल हो जाएंगे? 3। एंड इन एवरी सिलेबल देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वॉवेल, और हर एक सिलेबल पर एक वॉवेल निश्चित रूप से रहता है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक वॉवेल अवश्य रहेगा। और अब पढ़ते हैं वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? अ वर्ड कॉन्सिस्ट ऑफ सिलेबल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स। वर्ड क्या होता है? किसी भी सिलेबल, अर्थात वो एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम वर्ड बोलते हैं। और वर्ड को हमने पढ़ा है, जब लेटर से लेटर मिलता है तो हमारा वर्ड बन जाता है, और उस वर्ड में कोई एक सिलेबल, जिसे हम सिलेबल बोल सकते हैं, उसमें होगा, जिसमें एक वॉवेल होगा और कुछ वर्ड्स होंगे। और आगे आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनता है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense or meaning. It always tells who or what and what is or what happens. अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य शब्दों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जो पूर्ण अर्थ देता है, जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है, और यह हमेशा बताता है कि कौन, क्या और क्या है, या क्या होता है। सेंटेंस हमारा क्या बताता है? कि कौन, हु, क्या, व्हाट, क्या है, व्हाट इज, एंड व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इसके बारे में सेंटेंस बताता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स फंक्शनली। इसको हम क्रियात्मक रूप से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सेंटेंस को क्रियात्मक रूप से 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। The first one is assertive, second interrogative, third imperative, fourth exclamatory, and fifth optative sentence. The first one is assertive sentence, which is also called declarative sentence. The sentence which denotes a statement, opinion, incident, or event is called assertive sentence. वह सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट अर्थात कथन, ओपिनियन अर्थात कोई राय, या फिर इंसिडेंट और इसी को इवेंट बोलते हैं अर्थात कोई घटना दर्शाता है, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होता है। असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर अफर्मेटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 भागों में डिवाइड हो सकता है। द फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड द सेकेंड इज निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्म समथिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी ओपिनियन को, किसी भी इंसिडेंट और इवेंट को सकारात्मक रूप से दर्शाता है। जैसे हमने कहा आई वॉज प्लेइंग, अर्थात मैं खेल रहा था। यहाँ पर सकारात्मक रूप से बताया गया है कि आई वॉज प्लेइंग, अर्थात यह क्या हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड द सेकेंड इज निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस निगेट्स समथिंग। निगेटिव सेंटेंस किसी भी वाक्य की सकारात्मकता को ना दर्शा के नकारात्मकता को दर्शाता है, अर्थात उसमें कोई भी नकारात्मक बात कही जा रही होगी। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है आई वॉज नॉट प्लेइंग, यहाँ नॉट आया है अर्थात यहाँ निगेटिविटी बताई जा रही है, और ये कौन सा सेंटेंस होगा? निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने पर किया जाता है। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से समाप्त होता है। इट कैन बी आइदर एस नो और WH टाइप। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एस नो टाइप या फिर WH टाइप, विच इज आल्सो कॉल्ड रीजनल टाइप। सबसे पहले पढ़ेंगे एस नो टाइप। एस नो टाइप क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल एस और नो। एस नो टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर साधारणतः एस या नो में दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है इज ही बिजी, क्या वह व्यस्त है?
अगर इसका हम उत्तर देंगे, आंसर देंगे, तो या तो बोलेंगे हाँ या फिर बोलेंगे नहीं। एंड द सेकेंड टाइप इज WH टाइप विच इज आल्सो कॉल्ड रीजनल टाइप। WH क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद WH वर्ड। WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिनमें व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, whom, which, whose, why एंड हाउ शामिल हैं। इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और इनका जब आंसर देते हैं तब हमें एक रीज़न देना पड़ता है, इसलिए इन्हें रीजनल टाइप के क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। अब पढ़ते हैं WH वर्ड्स के यूज़ के बारे में। पहला दिया गया है व्हाट। व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट थिंग्स। व्हाट का यूज हम थिंग्स के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए करते हैं। और एक बात ध्यान देंगे, थिंग्स मतलब होता है चीज़ें, केवल इसका मीन्स चीज़ों से नहीं होता, जबकि इसका मीन्स होता है ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको हम टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, हियर कर सकें, स्मेल कर सकें और देख सकें, उसे हम थिंग्स बोलते हैं। और समथिंग दैट कैन नॉट बी परसीव बाई सेंस बट वी कैन थिंक ऑफ। और जिसके बारे में हम सोच सकते हों, भले ही उसे सेंस के द्वारा समझ नहीं सकते हैं लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं, वो भी हमारा थिंग्स के अंतर्गत ही आता है। एग्जाम्पल पर दिया गया है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। द सेकेंड इज व्हेन। व्हेन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम। टाइम के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है व्हेन आर यू लीविंग, आप कब निकल रहे हो। टाइम पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर व्हेन क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है। थर्ड होता है वेयर। वेयर का यूज़ कहाँ करेंगे। वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट प्लेसेस। प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम वेयर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पर दिया गया है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। द फोर्थ इज हु। हु इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल। किसी भी पीपल के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम हु क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हु टोल्ड यू दैट स्टोरी, आपको यह स्टोरी किसने बताई है, अर्थात किसी पर्सन ने बताई होगी। विच। विच इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट चॉइसेस। चॉइस के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम विच क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल विच शर्ट डू यू लाइक, आप कौन सी शर्ट पसंद करते हो, अर्थात ये चॉइसेस के बारे में क्वेश्चन पुटअप करता है। नेक्स्ट होता है हुज। हुज इज यूज टू आस्क अबाउट पोसेशन। किसी के भी अधिकार के बारे में क्वेश्चन पुटअप करने के लिए हम हुज क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, अर्थात यहाँ पर इन किताबों पर किसका अधिकार है, ये किताबें किसकी हैं, किसका यूज किया गया है, हुज का। एंड नेक्स्ट होता है वाई। वाई इज यूज्ड टू आस्क अबाउट रीजन और कॉजेस। किसी भी कारण का पता पूछने के लिए, किसी भी कारण का क्वेश्चन पूछने के लिए हम वाई क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे दिया गया है वाई ही इज क्राइंग। अब इसमें हमें रीजन देना पड़ेगा और आंसर बताना पड़ेगा वाई ही इज क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग। एंड नेक्स्ट हाउ। हाउ इज यूज टू आस्क अबाउट मैनर और प्रोसेस। किसी भी तरीके के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हम हाउ क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है हाउ डू यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हो। हाउ टू फॉर्म WH क्वेश्चंस। किस प्रकार WH क्वेश्चंस का यूज किसी भी क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। पहला मेथड है विद एन ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। स्ट्रक्चर इस तरह आएगा। एग्जाम्पल पे दिया गया है व्हेन डिड द पार्टी एंड, पार्टी कब समाप्त हुई। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज इट, यह क्या है।
एंड दूसरा मेथड होता है विदाउट एनी ऑक्सिलरी, किसी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। जैसे दिया गया है WH वर्ड मेन वर्ब, अर्थात स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, पहले WH वर्ड आएगा फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। व्हाट हैपन टू द पोएट, पोएट को क्या हुआ, हु ऑन द गेम, गेम किसने जीता। यहाँ पर हु से क्वेश्चन पुटअप किया गया है और उसके बाद मेन वर्ब आई है, अर्थात हम दो मेथड से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। पहला है विद एन ऑक्सिलरी वर्ब और विदाउट एनी ऑक्सिलरी वर्ब। एंड थर्ड इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन इम्परेटिव सेंटेंस gives instruction, advice, express a command, order, a direction or a request। जब किसी सेंटेंस पर एडवाइस दी जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस यूज होता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज टेक्स द सेकेंड पर्सन यू फॉर द सब्जेक्ट। इस प्रकार के सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट यू रखते हैं, हालांकि इसे रखा नहीं जाता है, इसे केवल समझा जाता है। यू इज नॉट स्टेटेड, इट इज ओनली अंडरस्टूड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट रिमेन्स हिडन। वही बात कही जा रही है कि सब्जेक्ट जो हमारा होता है हमेशा क्या रहता है, हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। लेकिन सेंटेंस को जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इसमें सब्जेक्ट यू छिपा है। एन इम्परेटिव सेंटेंस यूजुअली स्टार्ट्स विद अ वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, मगर इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है वर्ब से और इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। एंड अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किस प्रकार से यूज किया जाएगा, तो पहला दिया गया है शेयर अ विश और रिक्वेस्ट। कोई विश या फिर रिक्वेस्ट को शेयर करता है। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया है हैव अ गुड डे, ये क्या है, विश कर रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। रिक्वेस्ट करना है तो बोलेगा प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ बुक, ये हमारी क्या हो गई, रिक्वेस्ट, अर्थात ये इम्परेटिव सेंटेंस होगा। सेकंड दिया गया है ऑफर एन इन्विटेशन, किसी को इन्विटेशन भी देता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एज एग्जाम्पल पर दिया गया है प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर टुनाइट, आज रात के लिए आप मेरे साथ डिनर करिए। रिक्वेस्ट कर रहा है, इनविटेशन उसको दे रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है शेयर अ कमांड और रिक्वेस्ट, कोई किसी को कमांड दे रहा होता है, उसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस यूज होता है। जैसे स्टॉप बीटिंग द डॉग, यहाँ पर कोई चिल्ला करके कह रहा है कि स्टॉप बीटिंग द डॉग, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है कि कुत्ते को मारना बंद कर दो। एंड फोर्थ गिव इंस्ट्रक्शंस, कोई दिशा निर्देश देता है। जैसे बताया जा रहा है यहाँ पर लेट हिम कूल डाउन एंड देन आस्क अबाउट द इंसिडेंट, कहता है पहले तो आप शांत हो जाओ एंड फिर उसके बाद घटना के बारे में पूछो। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस shows strong or sudden feeling or emotion like surprise, pain, joy, anger and disgust. Exclamatory sentence आश्चर्य, सरप्राइज, पेन, दर्द, जॉय, खुशी, एंगर, क्रोध और डिस्गस्ट, घृणा जैसी या अचानक भावना को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर इन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए या शो करने के लिए इंटरजेक्शन या फिर एक्सक्लामेशन वर्ड को यूज़ किया जाता है, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ इंटरजेक्शन, पहला दिया गया है आह एक्सप्रेसिंग प्लेजर, प्रसन्नता को व्यक्त करता है। आह किसको व्यक्त करता है, प्रसन्नता को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल पर दिया गया है आह दैट्स फील गुड,
अर्थात यह अच्छा लगता है, अर्थात यहाँ पर जॉय या प्लेजर व्यक्त किया जा रहा है। दूसरा दिया गया है एक्सप्रेसिंग रियलाइजेशन, अर्थात किसी भी अनुभूति या एहसास को व्यक्त करने के लिए आह का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पर दिया गया आह नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं अब समझ गया। एक्सप्रेसिंग रेजिग्नेशन अर्थात इस्तीफा या त्याग के लिए भी हम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल पर दिया गया है वेल इट कैन बी हेल्प, अर्थात ठीक है यह मदद नहीं की जा सकती है, ठीक है यह मदद नहीं की जा सकती है। और का यूज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज यानी आश्चर्य शो करने के लिए भी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पर दिया गया है आई हैव वॉन, मैं जीत गया। द सेकेंड इज अलास का यूज़ एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और पिटी, दया भाव या दुख व्यक्त करने के लिए हम अलास इंटरजेक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। अलास ही इज़ डेड, अलास ही इज़ डेड, अर्थात वह ख़त्म हो गया है। यहाँ पर दुख व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर कौन सा इंटरजेक्शन यूज होगा, अलास। डियर एक्सप्रेसिंग पिटी, दया भाव व्यक्त करने के लिए हम डियर का यूज़ करते हैं। ओह डियर डज इट हर्ट, क्या यह आपको हर्ट करता है या हर्ट होता है। फिर दिया गया है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज भी शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम डियर का यूज़ करते हैं। जैसे दिया गया है डियर मी दैट्स अ सरप्राइज। एंड नेक्स्ट ई का यूज़ आस्किंग फॉर रिपीटिशन, किसी भी सेंटेंस की पुनरावृत्ति के लिए हम का यूज़ करते हैं। जैसे दिया गया है इट इज़ हॉट टुडे, आई सेड इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है, मैंने कहा आज गर्मी है। फिर दिया गया है एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी, अर्थात जांच व्यक्त करने के लिए हम का यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, और सरप्राइज के लिए भी हम का यूज़ करते हैं, रियली। नेक्स्ट हेलो या उसे हेलो भी बोलते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग, अभिवादन व्यक्त करने के लिए हम हेलो का यूज़ करते हैं। जैसे दिया गया है एग्जाम्पल पर हेलो जॉन हाउ आर यू टुडे, हेलो जॉन आज आप कैसे हो। फिर दिया गया है एक्सप्रेसिंग सरप्राइज यानी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी हेलो का यूज़ किया जाता है। दिया गया एग्जाम्पल पर हेलो माई बाइक्स गॉन, मेरी बाइक चली गई। नेक्स्ट है हे का यूज़ किया जाता है कॉलिंग अटेंशन, अर्थात ध्यान देने के लिए। एग्जाम्पल पर दिया गया है हे लुक एट दैट, हे उसे देखो। फिर दूसरा होता है एक्सप्रेसिंग जॉय एंड सरप्राइज, खुशी और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी है का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पर दिया गया हे व्हाट अ गुड आइडिया, हे कितना अच्छा विचार है। अगला दिया गया है हाय का यूज़ भी किया जाता है एक्सप्रेसिंग ग्रीटिंग यानी अभिवादन करने के लिए हाय का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल पर दिया गया है हाय व्हाट्स न्यू, हाय नया क्या है। अगला दिया गया है हम का यूज़ कहाँ करते हैं, एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन या फिर डाउट और डिसएग्रीमेंट, कोई भी संकोच, संदेह या असहमति व्यक्त करने के लिए हम का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर दिया गया आई एम नॉट सो श्योर। ओह एक्सप्रेसिंग सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हम ओह एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल पर दिया गया है ओह यू आर हेयर, अरे तुम यहाँ हो। फिर दूसरा है एक्सप्रेसिंग पेन, दर्द व्यक्त करने के लिए भी ओह का यूज़ किया जाता है। ओह आई हैव गॉट टूथेक, मुझे मेरे दांत पर दर्द है, अरे मेरे दांत पर दर्द है, यहाँ पर भी ओह का यूज़ किया जाएगा। एक्सप्रेसिंग प्लीडिंग, अर्थात किसी की भी सिफारिश व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओह या फिर ओ का। एग्जाम्पल पर दिया गया है ओह प्लीज़ से एस, कृपया हाँ कहो, अरे कृपया हाँ कहो। अगला दिया गया है ओके का यूज़ कहाँ करेंगे, एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट
अर्थात सहमत व्यक्त करने के लिए हम ओके का यूज़ करते हैं। दिया गया एग्जाम्पल पर ओके आई विल डू इट, मैं इसे कर लूँगा, ठीक है मैं इसे कर लूँगा। आउच, आउच का यूज़ कहाँ होगा? एक्सप्रेसिंग पेन, जब कहीं दर्द व्यक्त करना होगा तो हम आउच एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। दिया गया है आउच दैट्स हर्ट्स, अरे यह हर्ट करता है, आउच यह हर्ट होता है। इसी प्रकार बहुत सारे एक्सक्लामेशन वर्ड होते हैं, जैसे होता है हुर्रा जो कि खुशी व्यक्त करता है, ब्रावो जो कि बहादुरी व्यक्त करता है। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस शोज अ प्रेयर, कीन विश, कर्स etc। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना, उत्सुक इच्छा, अभिशाप आदि को व्यक्त करता है। इट जनरली स्टार्ट्स विद मे एंड विश, यह साधारणतः विश या फिर मे से स्टार्ट होता है। समटाइम्स मे हिडन, समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, कभी कभी जो मे होता है वो छिपा रहता है। एग्जाम्पल पर दिया गया है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। दूसरा दिया गया है विश यू अ सक्सेसफुल लाइफ, आपको एक सफल जीवन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरा दिया गया है लॉन्ग लिव द किंग ऑफ दिल्ली, दिल्ली के राजा लंबे समय तक रहें।